हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रुद्र है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की बात करें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, मेनली वो व्याकरण का सेगमेंट से ही पूछते हैं। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं भाषा और उसके भेद। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। भाषा को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाषा क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और इसके आधार क्या क्या हैं, किससे भाषा बनती है। क्या है की बात करें, मतलब क्या है में हम पढ़ेंगे आवश्यकता क्यों है भाषा की। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, वो अपने विचारों को एक दूसरे से कहता है, सुनता है, जिसके लिए वो शब्दों की रचना करता है, और शब्दों के उसी समूह को हम भाषा कहते हैं। जैसे हम आपसे कुछ कह रहे हैं तो उसका माध्यम शब्द है। आप हमसे कुछ कह रहे हैं, चाहे वो लिखित भाषा में, लिखित में ही क्यों ना कहें, तो उसका भी आधार शब्द है। तो वो सब भाषाएं होती हैं। अगर हम प्रकारों की बात करें तो भाषाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक हो सकता है व्यक्त, दूसरा हो जाएगा अव्यक्त। व्यक्त भाषा जो होती है, जिसको सर्वसाधारण हम और आप आसानी से समझ सकें, उसको हम व्यक्त भाषा कहते हैं। व्यक्त भाषाएं अगर हम बात करें तो 3 तरह की हो सकती हैं, उनकी बात हम करते हैं। वो या तो कथित हो सकती हैं, या फिर वो लिखने योग्य हो सकती हैं, लिखी हुई हो सकती हैं, तो जिसको हम लिखित कहते हैं। या फिर संकेतों की भाषा हो सकती है, सांकेतिक। अब कथित भाषाएं वो होती हैं जिसे हम आपसे कह सकें और आप सुन सकें, वही है भाषा कथित। जैसे अभी हम आपको बोल के समझा रहे हैं तो वो हो गई कथित। हम यहाँ लिख भी रहे हैं, लिख के भी कुछ समझा रहे हैं आपको, भाषा कैसे कैसे क्या है, तो वो लिख के समझा रहे हैं, तो ये भाषाएं हो गई लिखित। अगर हम आपको कुछ इशारों से समझा रहे हैं, जैसे ये चीज़ें मेनली चलती हैं या तो पीयर ग्रुप में, जैसे आप क्लास में हैं, आपको बाहर जाना है, इशारे से आपने कुछ कहा किसी से, आप क्लास से निकल लिए, तो वो हो गई सांकेतिक भाषा। या फिर व्हाट्सएप पे आप बात करते होंगे किसी से, तो स्माइली का यूज़ करते होंगे, तो ये भी एक संकेत ही है, ये एक चिन्ह है जिससे आपको ये होता है कि आप भाई खुश हैं, ठीक है। तो ये आपकी सांकेतिक भाषा हो गई। अव्यक्त भाषाएं वो भाषाएं होती हैं जो सर्वसाधारण आसानी से ना समझ पाए। जैसे पशु पक्षियों की भाषा, वो भी तो एक भाषा ही है। जैसे पक्षी अपने किसी और पक्षी से कुछ कहती ही है, आखिर उसमें जो भी कन्वर्सेशन होता है वो लोग समझ जाते हैं। तो वो भाषाएं आप लोग नहीं समझ सकते हैं, तो उसको अव्यक्त भाषाएं कहते हैं। अब हम भाषा के आधारों की बात करते हैं, तो भाषा के मेनली 3 आधार होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। एक एक करके हम समझेंगे इन तीनों चीज़ों को कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बनता है, तो हम समझते हैं इसको कि वर्ण क्या चीज़ है, शब्द क्या है और वाक्य क्या है। वर्णों की अगर हम बात करें तो ये किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है। तो ये क्या है, सबसे छोटी ध्वनि इकाई। ये मूलतः स्वतंत्र होती हैं, इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है और इनका कोई अर्थ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम समझते हैं तो हिंदी के लिए अ का अपना कोई अर्थ नहीं है। एक और शर्त होती है कि ये अविभाज्य होता है, अ को हम तोड़ नहीं सकते, अविभाज्य। अविभाज्य होता है। अब हम शब्दों की बात करते हैं, तो शब्द क्या होता है, फिर हम दोनों में अंतर के माध्यम से समझेंगे। शब्द ये होता है कि वर्णों के समूह, 2 से अधिक वर्ण, 2 या 2 से अधिक, 2 वर्ण या फिर उससे अधिक जब वर्ण मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है। इसके साथ और क्या होना चाहिए, शब्दों का एक निश्चित अर्थ भी होता है, निश्चित अर्थ होता है, और साथ में ये विभाजित हो सकते हैं। विभाजित इन द सेंस होता है कि मतलब इनको तोड़ा जा सकता है, मेनली तोड़ा जा सकता है।
हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें किसी शब्द का, कमल, कमल को देखें तो ये तीन वर्णों से मिलके बना है। पहला क, दूसरा म और ल। इसको तोड़ा भी जा सकता है और ये अलग अलग वर्ण बन जाएंगे जिनका कोई अपना, ये स्वतंत्र हो जाएंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कमल, अगर इनकी हम और बात करें तो ये इनको तोड़ा जा सकता है। फिर दूसरा, इनका एक निश्चित अर्थ भी आ रहा है कि ये किसी पुष्प का नाम है कमल, और ये विभाजित भी हो सकते हैं। तो ये शब्द हो गए। अब हम बात करते हैं वाक्यों की। वाक्यों की अगर हम बात करें, वाक्य क्या होता है? शब्दों का वह समूह, ये पहला शर्त होता है, ये शब्द समूह होता है जिसका अपना कोई निश्चित अर्थ हो, निश्चित अर्थ निकले, वो वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल से अगर हम समझते हैं, जैसे राम घर जाता है। अब ये सेंस आ जाता है कि राम कहाँ जाता है, तो राम घर जाता है। एक सेंस निकल रहा है, इसका एक अर्थ निकल रहा है कि राम घर जाता है। अगर हम इसी को कहते हैं, अगर इसी का हम विन्यास बदल देते हैं, जैसे घर को आगे कर देते हैं राम, वो हम पढ़ेंगे वाक्य विभाग में, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये कोई वाक्य भी नहीं बनेगा। और इन कैसे क्या विन्यास होना चाहिए, कौन सा शब्द कहाँ आएगा, कहाँ जाए, मतलब कौन सा क्रिया कब यूज़ होगी, उसको हम पढ़ने के लिए व्याकरण को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी व्याकरण को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो हम देखते हैं व्याकरण क्या है, हिंदी व्याकरण के तीनों डिपार्टमेंट्स क्या क्या हैं, तो उसको हम एक एक करके समझेंगे। व्याकरण, व्याकरण पहले देखें तो एक विद्या है, मतलब ये किसी भाषा का होता है, जो उस भाषा के बारे में हमें ठीक ठीक लिखना, लिखने का सेंस लीपना होता है। इसको कहते हैं ठेठ भाषा। अगर भाषा बोलें तो इसको लिपि भी कहते हैं, कि ठीक ठीक लिपि बोलना, इसके साथ समझने का एक अलग सेंस प्रदान करती है, एक अलग सेंस प्रदान करती है, जिससे हम उस भाषा को ठीक ठीक समझ सकते हैं। तो अगर हिंदी व्याकरण की बात करें तो इसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं। पहला इसका वर्ण विभाग हो गया, दूसरा इसका शब्द विभाग हो गया, और तीसरा इसका वाक्य विभाग हो गया। तो एक एक विभाग को करके हम समझेंगे। जो कभी कभी बीएड में एक क्वेश्चन आता है कि भाषा का वह सबसे छोटा आधार कौन सा है जिसका एक अपना निश्चित अर्थ होता है। ऑप्शन कई होते हैं, लेकिन उसमें सही होता है शब्द। वर्ण भी ऑप्शन में होता है, लेकिन वर्ण का कोई अपना निश्चित अर्थ नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। शब्द ही सबसे छोटी इकाई है जिसका अपना अर्थ होता है। उसके बाद वाक्य का अपना अर्थ होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं वर्ण विभाग को आज। अगर हम वर्ण विभाग की बात करें, तो हिंदी वर्ण विभाग को उच्चारण के हिसाब से दो भागों में बांटते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब एक एक करके समझते हैं कि स्वर क्या चीज़ होता है। स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिनको हम किसी की सहायता से नहीं बोलते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ये इनका उच्चारण अपने आप में स्वतंत्र होता है। और व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन को स्वर की सहायता से बोलते हैं, इसलिए ये जो भी होते हैं ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। जैसे क को अगर हम देखें तो ये बना है ऐसे, क प्लस अ, क, ये होता है पूर्ण क। अगर इसको कहेंगे तो इसको अगर किसी शब्द के साथ जोड़ेंगे तो ये ऐसे आएगा, आधा क में। और हम स्वरों की बात करते हैं, इनकी संख्या होती है 11।
देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। हो गए 11, 3 3 6 3 9 2 11 11। ये 11 स्वर हैं। और जो अंग अ और विसर्ग जो होता है, ये आप याद रखेंगे, ये व्यंजन के श्रेणी में आता है। ये व्यंजन होते हैं, इनको हम स्वरों में नहीं गिनती करते हैं। अगर हम स्वर की फिर 11 हो जाते हैं और इनको 2 भागों में बांटते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। मूल स्वरों की संख्या की बात करें तो इसमें आ जाता है, जिसे सबको हम लोग कहते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, आ, ई, ऊ और री। बाकी जो 7 आते हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं। और एक स्वर संस्कृत शब्द से आता है, ओम। ओम, इसको कहते हैं प्लुत स्वर। ये मेनली संस्कृत का शब्द है ओम। इसको हम कहते हैं प्लुत स्वर की श्रेणी में रखते हैं। इनको दीर्घ, ह्रस्व और मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, स्वरों की 3 श्रेणियां होंगी। अगर आप इनको याद रखेंगे कि ये अंग, अ और विसर्ग ये व्यंजन की श्रेणी में आता है, ये स्वर नहीं होता। अब हम व्यंजनों की बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। व्यंजन, व्यंजन वो होते हैं जिनको हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। तो व्यंजन के प्रकार देखते हैं। पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हो गया ऊष्म व्यंजन और चौथा हो गया संयुक्त व्यंजन। एक एक करके समझते हैं। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलते समय हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूती है, उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसको 5 वर्गों में बांटते हैं। पहला हो गया क वर्ग, दूसरा हो गया च वर्ग, तीसरा हो गया ट वर्ग, त वर्ग, फिर प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन ये होता है जिनका हम सीधे उच्चारण हम कंठ से करते हैं, जैसे य र ल व, य र ल व, य र ल व। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलते समय हमारे मुख से ज़्यादा हवा, मतलब हवा गर्म होकर निकलती है। जैसे तीनों श हो गए, दंत स, मूर्धन्य श और तालव्य श और साथ में ह। ये हो गया ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होता है जो 2 व्यंजनों को मिला के बनते हैं, जैसे छ, फिर त्र, फिर ज्ञा, फिर श्र। एक शब्द श्र होता है जिसको हम अक्सर यूज करते हैं श्री में। तो छ बनता है खष्टी श और क से। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, क और श। त्र बनेगा त प्लस र से। ज्ञा बनता है ज और या से। श्र बनता है श और र से। ये हो गया। जैसे अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, छ की मीनिंग होती है KSHA, छ। अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन को थोड़ा सा डिटेल में कि कौन कौन से वर्ग होते हैं, वर्गों में कौन कौन से अक्षर आते हैं। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। वर्गों की बात करें तो सबसे पहले हमने जैसे बताया आपको क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे? क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग, त, थ, द, ध, न।
फिर प वर्ग, प फ ब भ म। ये हो गया आपका स्पर्श व्यंजन। अगर हम बात करें उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न का अर्थ ये होता है जैसे हम बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्र में दो घटनाएं घटती हैं। पहला एक कंपन होता है और दूसरा हवा बाहर निकलती है। हवा का बाहर या अंदर, उसको कहते हैं पासिंग ऑफ एयर। ठीक है, तो कंपन होता है और हवा का आना जाना होता है। तो कंपन के आधार पर हम व्यंजनों को मतलब वर्णों को दो भागों में बांटते हैं। पहला अघोष, और जिसमें फिर दूसरा हो गया घोष या सघोष। अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अघोष में बात करें सभी वर्गों के पहले और दूसरे, फिर तीनों श, श और श, ये तीनों इतने अघोष होंगे। तो अघोष में कौन कौन से आ जाएंगे? क ख च छ ट ठ त थ प फ। ये बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएड के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। और बाकी सब घोष में आ जाते हैं, और घोष में सभी स्वर भी आते हैं। तो जितने स्वर हैं वो भी घोष में आ जाएंगे। और ग घ अंगा, झ ज झ ञ, ड ढ ड़, द ध न, व भ म, ये तीनों। तो यहाँ से अगर हम बाउंड्री डाल दें तो ये इधर वाले घोष में आ जाएंगे और इधर वाले अघोष में आ जाएंगे। मतलब इनको बोलने में कम हवा लगती है, मतलब कम कंपन होती है, और इनको बोलने में ज़्यादा कंपन होती है। ठीक है, तो अब हवा के हिसाब से देख लेते हैं। अगर हवा की बात करें हम, तो हवा की बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होगा महाप्राण। जैसा कि आपको सबसे ही पता चलता है, अल्प प्राण मतलब कम हवा, महाप्राण मतलब अधिक हवा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? अल्प प्राण में आएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो हो जाएगा क, इसमें हवा कम पास होती क। फिर ख बोलेंगे तो ज़्यादा हवा पास होगी, फिर ग बोलेंगे तो कम, फिर घ बोलेंगे तो ज़्यादा, लेकिन अंगा बोलेंगे तो बहुत कम। तो ये इसमें अल्प प्राण में आएगा। महाप्राण में बाकी जो होता है दूसरा और चौथा वर्ण और सारे जितने ऊष्म व्यंजन हैं उनके बोलने में ज़्यादा हवा पास होती है। ऊष्म व्यंजन, अब आप हमको बताइए कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। इसमें हो जाएगा, बता देते हैं हम आपको। तीनों स, श और श और फिर ह, इनको बोलने में ज़्यादा हवा पास होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये महाप्राण में आएंगे। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये हो गया हवा के हिसाब से। कंपन के हिसाब से अघोष और सघोष, अघोष में पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ण का और तीनों श, और कंपन के घोष में सभी स्वर आ जाएंगे और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ये हो गया आपका व्यंजन का प्रकार। अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थानों की। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं से टच होती है मुख में। तो उनके आधार पर ये हम बात करते हैं कि कौन से वर्ण को बोलते हुए हमारी जिह्वा कहाँ टच होती है। तो अगर हम एक एक वर्ण को याद करें तो बहुत टफ हो जाएगा और बहुत याद करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो पहला है अकुह विसर्जनीया नाम, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। समझते हैं इसको। अ, आ, का वर्ग, ह और विसर्ग,
विसर्ग भी एक व्यंजन है, अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले बताया था। विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगर आप इसको बोल के देखें तो तो हमारे यहाँ कंपन होती है आ, क, ख, ग, घ, अंगा, ह, इन सबको बोलने में हमारे कंठ पे कंपन होती है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इचु यशानाम तालु, तालु, ई, बड़ी ई, च वर्ग, य और श, जिसको हम तालव्य श भी कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। इनका उच्चारण स्थान के आधार पे इसको तालव्य श कहते हैं। तीसरा हो गया ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, मतलब री टावर टावर र और मूर्धन्य श, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। लरी ऋतुलसा नाम दंत, अर्थात लरी ता वर्ग ऋतु ल और दंत स, इस श को जो छोटा सा हम बोलते हैं उसको मेनली उसको व्याकरण की भाषा में दंत स कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में उसको छोटा सा कहते हैं, लेकिन वो होता है मेनली दंत स, तो इसको कहते हैं ऋतुलसा नाम दंता। उपूप धमनिया उपूप धमनिया नाम ओष्ठो। उ, बड़ा उ, प वर्ग उपूप धमनिया नाम ओष्ठो, इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका होठ। छठा देखते हैं यम गणनानाम यम अंगा ड़ न, यम गणना नाम नासिका, य म अंगा ड़ न, मतलब इसका ये है सभी वर्गों का अंतिम अक्षर, सभी वर्गों का अंतिम अक्षर, सभी वर्गों का अंतिम अक्षर का नासिका हो जाएगा। अगला देखते हैं ए दे तो कंठ तालु, अर्थात ए और ए इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ताल। ओ दे तो कंठोष्ठ, ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। और एक हो जाएगा वकारस्य, वकारस्य वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात व का उच्चारण स्थान दंत और ओठ है। तो इस तरह से हम व्याकरण का वर्ण विभाग समझ लिए हैं। अगला हम शुरू करेंगे शब्द विभाग, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।